हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। जी हाँ, आपके रिव्यूज में अनुपमा के लिए भर भर के तारीफ है, विद्या के लिए भर भर के गालियां हैं। होनी ही चाहिए क्योंकि विद्या यही डिजर्व करती है। और नोएना के लिए सस्पेंस है, तो मैं भी सस्पेंस नहीं रखती हूँ, आपके रिव्यू सुनाती हूँ, सब तक पहुंचाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजुना जी, मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए मैंने ऑनलाइन अभी एपिसोड देखा था। वाह भाई वाह, कमाल के एपिसोड था। कितने मार मार के कचुम्बर निकाल दी ये लोग। जिस दिन फिर से अनुपमा सिर घुमा गई, दिमाग घूम गई, तो खैर नहीं, अभी रोसी को मज़ा चकाना ही पड़ेगा, सबक का पाठ करना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह अनुपमा को बाथरूम में बंद कर दिया था, सब दिख से वाले बच्चे को एक्शन झूठ बोल के, क्योंकि उसको पता चल गया है कि उसको पॉल को क्या हालत कर दिया था अनुपमा ने, तो करना ही पड़ा ना। अभी खैर नहीं, अनुपमा पॉल को छोड़ना नहीं, वो जेल में जाना चाहिए था, लेकिन वो ज़्यादा नहीं करना चाहती क्योंकि उस बच्ची को जिम्मेदार उठाई। फिर भी अभी रोसी का खैर नहीं। और वहाँ पर तोशु जैसा घटिया गौतम का पार्ट 2 दिग्विजय का बेटा है, उसका जो है देखभाल कर रहे हैं, बिंकू को, बंसी को मार रहा है। अभी उसको कैफ़े शुरू करना ही पड़ेगा क्योंकि उसको बेटे का मुंह बंद रखना है। अभी जिस तरह उसको पता चल गया है कि अनुपमा ही जोशी बहन है, और उसी से इंस्पायर होके वो बना रही है, और उसको अपनी अनु जोशी बहन को अपने रेस्टोरेंट का आना इनॉग्रेट करना चाहती थी, और उसको इनवाइट करके उसके अपनी कि मैं भी कर सकती हूँ करके अनु बहुत खुश होती। देखो इतना प्यार सोलो कि अनु को यहाँ पर आने दिया कान्हा जी ने, वजह बना दी, क्योंकि वो सिर्फ कान्हा जी के भक्त भी नहीं, वो जोशी बहन का भी भक्त निकली। इतनी प्यारी सी बच्ची है, और इसकी वजह से उसने जब देखा था सावी का जो याद है, सिर्फ वो इंस्पायर और प्यार, सब कुछ शब्दों से तोला नहीं जा सकता। जोशी बहन का कितने साल पहले, कई साल पहले, ऑल थैंक्स टू अनुज भी, उसी से मैं कहता था अभी इस इज़ मैटर ऑफ टाइम कि वो एक सावी के काफ़े खुलना ही है। और तोशु पैसों की ही सगा है। वो इतना पका रहा था गौतम को, एक और शब्द बोला तो उसको मार मार के कचुम्बर निकालता। देखो माँ अपनी वो ज़बान कंट्रोल नहीं कर पाई, तो देखो क्या हाल हुआ है। अभी डिसेबल किया है, अभी उसको अच्छे से करना पड़ेगा, तो रिव्यू उसको फिर से। तो अभी कैसे बचाएगी ये रोसी? इतना बहुत जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, वो ऐसे सोच रही है। वो इतना इनोसेंट एक्ट, जैसे वो बेकसूर लोग जैसे दिख रही है, ऐसी नहीं। कैसे इंसान है, इंसान कहने के भी लायक नहीं है एक बच्चे की पर, जिस बच्चे के लिए वो मार सकती है, क्या बचाने में क्या है। अब दिग्विजय अभी साथ देंगे, उसे मिलकर बचाएंगे, और भी कहने की क्यों पैरों पे पड़नी है इस बकवास लोगों पर।
लेकिन अनुपमा उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको जेल डालना चाहिए पॉल को। ये हद ही होगी। इतना सब्र इन दिनों के लायक नहीं है, क्योंकि उनका सब्र का भाषा पसंद पता ही नहीं है, समझते नहीं, उन्हीं की भाषा बोलना ही पड़ेगा। अभी खैर नहीं है रोसी का, देखते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। फिर 15-20 दिन बाद मैंने ऑडियो बनाया है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ये जब से नया ट्रैक आया है ना, वो रोतली धोतली डरती सिसकती भीख मांगती हाथ जोड़ती अनुपमा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे फाइटर लोग पसंद है, जो कहीं भी हो लड़ जाए बस अपने हक़ के लिए। ये दया की भीख मांगे ना, ये मेरे से डाइजेस्ट नहीं होता है भाई। आज थोड़ा देखा मैंने तो मैंने फिर से ऑडियो बनाया। और एपिसोड की शुरुआत करूं तो दिग्विजय डॉक्टर और वो क्या नाम है उनका, बिंटू जो भी है नाम है उसका, उनका सीन था। अच्छा लगा वो सीन। और जो वो लैपटॉप में देख रहा था कि अनुपमा की शागिर्द सावी किचन, मतलब उसने भी अनुपमा को देख के अपना एक क्या बोलते हैं व्लॉग बनाया, कुकिंग चैनल वाला। ये अच्छा लगा। एक बात और अच्छी लगी कि अनुपमा के बच्चे अनुपमा से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, कितना करते हैं, कम ज़्यादा, अपने पराए, लोकल बच्चे जो भी हैं, फेवरेट बच्चे जो भी हैं, लेकिन किसी ने अनुपमा को आज तक फॉलो नहीं किया, अनुपमा के जैसा बनने की कोशिश नहीं की। खाना बनाना सीखा सिर्फ ज़रूरत पूरी करने के लिए, लेकिन अनुपमा को आइडियल किसी ने नहीं माना। और जिसने माना वो है सावी, जिसने अनुपमा की सीख और टेक्निक्स को एक किचन का शेप दिया, सावी कैफ़े। अच्छा लगा देखकर मुझे बहुत। उसके अपने बच्चों ने कोई ऐसी लेगेसी नहीं बनाई कि मेरी माँ का ये सपना तो मैं पूरा करूँ, रेस्टोरेंट का ये वो, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन सावी ने कर दिया। और कहीं जयू भी बहुत अच्छी है इस मामले में, क्योंकि अनुपमा के ओरिजिनल बच्चे तो कैसे हैं ये तो जग जाहिर है, वर्ल्ड फेमस है। बाकी जयू और सावी डिफरेंट लगे और ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं दिग्विजय, बंकू और जो डॉक्टर है उनकी नज़रों में धुंधली सी पहचान हो गई है जोशीबेन की रसोई की। पर एक बात है कि जिस दिन पता चलेगा कि ये अमेरिका मास्टर शेफ़ किचन कंपटीशन की विनर है, उस दिन सबका नज़रिया कैसा बदलेगा। पर उससे पहले बहुत कुछ हो जाएगा। उसका बेटा भी आएगा, बहू भी आएगी, कैरेक्टर पे इल्ज़ाम भी लगाएगी, और कहीं अगर अनजाने में इसने वो सावी कैफ़े इसके नाम कर दिया अनुपमा के नाम, तो हो ही गया। सीरियल में वो सीन भी बहुत अच्छा था जब अनुपमा और दिग्विजय की ज़िंदगी में खतरे की घंटी एक साथ बजी, किसी के साइकिल पे, किसी के डोरबेल पे। लेकिन बीच में एक माइंड डाइवर्ट करने वाला सीन आया तोशु और गौतम का। वो सीन देख ऐसा लगा, हे भगवान, बोलो कितने बुरे दिन आ गए हैं गौतम के, जिसे तोशु का शागिर्द बनना पड़ रहा है। और तोशु ज्ञान दे रहा है कमीनेपन में कि माही को कैसे तुम घर में बिठा सकते हो, काम दे के काम पूरा ना होना, ये वो सारे तरीके तोशु बता रहा है। अरे बाबा, ये देखकर गौतम को खुद को तो थप्पड़ मारने चाहिए। बोलो आगे। एक जब दिग्विजय के घर पे बंकू के साथ जो मार पिटाई वाला सीन हुआ, मुझे ये बात समझ में एक तो ये नहीं आती कि उस बेचारे का कोई लेना देना भी नहीं था इस मुद्दे से। वो तो बेचारा नौकर है, उसके हाथ पैर क्यों तोड़े। मतलब कमज़ोर पे हुक्म चला लो तो तुम शेर, वरना ढेर। उस गरीब की हालत इतनी ख़राब नहीं करनी चाहिए। कितना मारा बेचारे को। बाद वाला सीन जब अनुपमा और पॉल दोनों वहाँ थे, ऐसा लगा कि अनुपमा ने पॉल के साथ पोलो खेल लिया, उठा के पटक के मारा है। अच्छा तो लगा, लेकिन थोड़ा सा लगा कि ज़्यादा हो गया, और कहीं लगा कि बहुत कम रह गया। 4 जगह का जिक्र किया, गुजरात, गोवा, कन्याकुमारी, कश्मीर, सिक्किम, ये सब भी आया, लेकिन फिर वो क्या कहते हैं, कौन सी जगह छूट गई, बेंगलुरु छूट गई, न्यू दिल्ली छूट गई, यूपी बिहार छूट गया। सबने ऐसा लगता है दिमाग में ना ढक्कन बिठा दिया है। समझदारी को बाहर निकलने ही नहीं देना चाहिए, जड़ बुद्धि दिखानी चाहिए। मतलब जो लोग तुम्हारे स्टेट में आके तुम्हारे बगल में रह रहे हैं, तुम ऐसे बिहेव करते हो कि वो तो पता नहीं कौन से ग्रह से आए, मंगल ग्रह से, शनि ग्रह से आए हों।
मतलब तुम सुपीरियर हो और वो कुछ भी नहीं है, क्या फालतू, कहाँ है डिग्री? एजुकेशन का फ़ायदा क्या है अगर तुमको इतनी चवन्नी सी भी अक्ल नहीं आया तो? डिग्री से थोड़ी तुम्हारी लायकात मालूम पड़ती है, लायकात तो समझदारी से मालूम पड़ती है, तुम्हारी सोच से पता चलती है। इंसान को इंसान से ऊपर कुछ समझो। लास्ट 10 ईयर्स में लोगों का जीके एकदम ज़ीरो हो गया है। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है ये पता है, लेकिन देश का इतिहास नहीं पता है। देश वालों के साथ रहकर ही ऐसा लगता है जितने स्टेट इंडिया में है ना, सब लोग आपस में ही भिड़ रहे हैं कि हम ज़्यादा ऊंचे हैं, तुम नीचे हो। कुछ ज़्यादा हो जाएगा, पॉलिटिकल मुद्दा छोड़ देते हैं। प्री कैप की अगर बात करूँ तो मैंने 2 दिन पहले एक रील देखी थी, किस फ़नी रील थी, जिसने पूछा था कि रावण की वाइफ का नाम क्या है। तो जैसे ही वो पॉल की वाइफ मुझे दिखी ना, मुझे ऐसा लगा कि रावण की वाइफ रावण ही निकलेगी, और उसने ऐसा ही किया। जो काम पॉल ने अधूरा छोड़ दिया वो इसने पूरा कर दिया। एक औरत होकर एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए शर्म नहीं आती? कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि सावी की मौत में पॉल का हाथ है। उसने मारने की कोशिश की होगी दिग्विजय की, और उसकी बेटी ने देख लिया होगा, क्योंकि जिस तरह से वो धमकी दे रहा था जयू को मारने की, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अभी जितना मैंने बोलना था उतना बोल लिया, बाकी कल मिलते हैं। बाय बाय, अगर एपिसोड अच्छा लगा तो। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये दिग्विजय जो है उसको बंकू को आवाज़ लगा रहा है, और लेकिन डॉक्टर साहब बड़े मज़ेदार हैं। वो पता नहीं क्या, वो कुछ कहने के लिए दिग्विजय ने मुंह खोला है, और उसने उसके मुंह में खाना का एक कौर बना के निवाला डाल दिया है, और कह रहा कि ये खाना, और जबकि बंकू ने बता भी दिया कि मैं इतना काम करके थक गया था, ये खाना अनुपमा का है। और उधर अनुपमा अपना वहाँ जा रही है, और लेकिन जब उसको ये पता उसने उसका लैपटॉप ऑन हुआ है तो उसको सावी का वीडियो दिखाई दिया, और उसने कहा कि मैं जोशी बहन को फॉलो करती हुई, और मतलब लगभग जो है मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि लगभग जो है इसको दिग्विजय को पता चल गया है कि अनुपमा ही जोशी बहन है, क्योंकि उसका हाथ तो दिख रहा है, आवाज़ भी पता चल रही है। हालांकि वो थोड़ा सा अपने आवाज़ बदल के वो बात करती थी, लेकिन फिर भी आवाज़ साफ पता चल रही है। और सावी का और जोशी बहन का मतलब अनुपमा का और जोशी बहन का सेम टेस्ट होना, ये कोइंसिडेंट तो हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हर एक का अपना अलग टेस्ट होता है, हर एक का अपना अलग वो होता है, अलग रेसिपी होती है हर चीज़ की। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन जो है एक ही जो है एक ही टेस्ट दो जनों के हाथ में नहीं हो सकता, ये तो तय है। और अब ये इसको दिग्विजय को और बंकू को समझते देर नहीं लगी है कि अनुपमा ही जोशी बहन है। अब आगे देखते हैं। इधर पॉल ने उसको जो रोका है, वो कह रहे कि मेरे को कोई रोके ना है, ये ना करे। और इधर दिग्विजय के घर पे कुछ लोग आए हैं। मुझे लगा कि पॉल के ही भेजे हुए गुंडे, पर वो तो पता चला उसके बेटे ने भेजे हैं। और अब ये देखना ये है कि ये क्या स्टेप उठाता है दिग्विजय। और उधर गौतम और तोशु जो बातें कर रहे हैं, वो कि मेरे घर में तोशु का काम को वो बंद हो गया। अरे तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। और आज लेकिन जो बा के साथ हुआ वो अच्छा था, वो डिज़र्व भी यही करती कि जब जो ज़रूरत से ज़्यादा लोग बोलते हैं ना, वो ऐसे ही मुँह की खाते हैं, क्योंकि बा के मुँह में कोई फ़िल्टर तो है नहीं ना, उसको अपनी ज़बान पे कोई कंट्रोल है कि वो उसको क्या बोलना है, किसके सामने बोलना है, कैसे बोलना है, वो जो है उसको ये भूल गई है। वो सोचती कि जो मैं किसी का भी अगर बेइज्जती करूँगी या मैं किसी के साथ कुछ बुरा करूँगी, तो तब भी लोग मुझे जो है मुझसे बात करेंगे, मेरे को पूछेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। आज ईशानी ने बता दिया कि जो उसके उसमें कोई जो लेडी आई थी और उसका इसने मजाक बनाया था, और उसने जो है चैनल पे जाके उसका जो है उसको डिसेबल करवा दिया है, इनके चैनल को। तो जब कहते हैं ना कि बोलने से पहले कभी सोच लेना चाहिए, पर नहीं, बा को तो बिना सोचे समझे बोलना है।
तो वो अब अपनी इस करनी को भुगतना तो उसको पड़ेगा ही ना। उधर तोशु और गौतम, तो गौतम को तोशु ने ये आइडिया दे दिया है कि ऑफिस में आज तो तुम नहीं जा रहे हो, लेकिन उसको इतना काम दो और उसका काम का क्रेडिट छीन के किसी और को दे दो। लेकिन अगर गौतम जरा सा भी माही को समझ पाता या समझा हो, उसने उसको माही को थोड़ा सा भी समझा होता, तो वो तोशु की ये सलाह नहीं मानता, क्योंकि अब माही ने इसके खिलाफ सख्त कदम उठा लिए हैं और अब ये चाहे इसे कितनी चाहे डबल मेहनत करवा ले, चाहे इसका क्रेडिट छीन के किसी और को दे दे, पर अब ये माही इसके साथ तो आने वाली नहीं है। ये गौतम अपने जो ना ये ख्याली पुलाव पका रहा है, ये ख्याली पुलाव ना खा पाएगा और ना ही वो उसको वो झेल पाएगा, क्योंकि माही अब रुकने वाली है नहीं। इधर पॉल ने इसका रास्ता रोक दिया अनुपमा का और उसके जो है उसने बनाया हुआ खाने को लात मार दी है। कहते हैं ना कि और आज अनुपमा ने बिल्कुल सही बोला है कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। तो अगर अन्न ने इसको कहते हैं ना अन्न गाली देता है, हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है, बाकी और पता नहीं, लेकिन कि अन्न गाली भी देता है तो फिर इसके मुंह से निवाला नहीं निकलेगा नीचे के। लेकिन जिस तरह से उसने जया के लिए बेहूदे भरा मतलब ये गलत शब्द यूज़ करे हैं, तो इसका तो आज आपा खोना बनता था और आज क्या उसकी धुलाई करी है। मैं कहता रही थी कि अभी धुलाई वुमेन वापस बनने वाली है और बन गई, पर इसने मुझे लगा था कि शायद ये छुप के इसको मतलब जैसे वहाँ पे उसने अपनी पहचान छुपा कर सरिता ताई के पति को पीटा था, यहाँ तो उसने उजागर और बहुत अच्छे तरीके से धोया चेन मार मार के, और जो समझाया है वो बहुत अच्छा था कि जो है हम कहीं किसी इसमें भारत में रहते हैं पूरे और हमारा देश, हम कहीं पे भी जाके काम, मैं तो तुम्हारा कोई ना काम छीन रही ना मैं तुम्हारी रोज़ी रोटी छीन रही, मैं अपना काम करने की कोशिश कर रही हूँ, तो तुम क्यों मेरे उसमें, और तुमने क्या कहा मैं आउटसाइडर हूँ, तो आउटसाइडर तो तुम भी हो। आज मज़ेदार। और आज जिस तरह से फिर दिग्विजय ने उन दोनों गुंडों को सबक सिखाया है और वो कह रहे कि ये तुम्हारे बेटे ने भेजा है, इसको ठीक से पढ़ लेना। सच में मतलब ये बेटा भी कोई कम, ये भी कोई क्रिमिनल है क्या? क्योंकि जिस तरह से वो अपने बाप को धमका रहा है वो तो बिल्कुल सरासर गलत है, कहीं से भी सही नहीं है। अभी है तो बुढ़ापे में तुम अपने बाप को अपनी माँ को साथ लेकर, मुझे नहीं पता कि अभी क्या स्टोरी अनफोल्ड होगी, पर इसकी बीवी भी इसको छोड़कर चली गई है, तो जब दुख की घड़ी में तुम उसके साथ ही नहीं हो तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी फैमिली होने का। तो जब प्रीकेप हमें दिखाया गया है उसमें रोज़ी ने जया को कहीं बंद कर दिया है और जया घर नहीं पहुंची है, तो अभी देखते हैं दिग्विजय इसका साथ देता है या ये अभी तो फिर ये रोज़ी के हाथ पैर जोड़ रही है और पॉल के, लेकिन अगर फिर ये अपने आप पर आ गई तो ये जो है रोज़ी के लिए भी बहुत महंगा पड़ जाएगा। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा अनुपमा का धमाकेदार सुपर डुपर हिट माइंड ब्लोइंग। यही तो हमारी शेरनी अनुपमा चाहिए थी और आज तो कह सकते हैं कि धुलाई वुमन इज बैक। यही तो अनुपमा देखना चाहते थे। बहुत हो गए पॉल की मनमानी और ये पॉल तो पूरा खोखला निकला, सिर्फ अनुपमा के सामने अपनी मर्दानगी दिखा रहा था। अब क्या हो गया, खाया ना अब अनुपमा के हाथ का मार। जब तक इंसान बर्दाश्त करता है तो उसकी बर्दाश्त की लिमिट होती है। ये बात शायद पॉल भूल गया है कि एक औरत अगर अन्नपूर्णा है, सरस्वती है, तो माँ दुर्गा है, तो वहां पे माँ काली भी है और माँ चंडी भी है, और तुम उसी के सामने उसी की बेटी के बारे में ये बकवास कर रहे हो। अरे वो उस बच्ची के लिए
अपनी जान भी दे सकती है, क्योंकि वो उसकी दोस्त देविका की बेटी है और वो आज तक चुप थी, तुम्हारे हर जुल्म बर्दाश्त करती थी सिर्फ जया के लिए। लेकिन तुमने अनुपमा को अंडर एस्टिमेट किया है, जिसका प्रसाद आज तुम्हें मिल गया। जिस तरीके से अनुपमा ने पॉल की धुलाई की है ना, देखकर मजा आ गया। और मारो, सीधा रास्ते पर ही आ गया ये तो। हाँ, जो प्रीकेप दिखाया उसमें तो डर गया, लेकिन अब बारी रोजी की है। पति का तो सबक सिखा दिया, अब बारी पत्नी को सबक सिखाने की है। क्योंकि जो उसने बोला कि मैंने क्यों पॉल को मारा, उसी ने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत किया होगा। और ये जो गलती की है ना, रोजी ने भारी पड़ेगी उस पर, क्योंकि इसे पुलिस स्टेशन का रास्ता एक बार तो दिखाना चाहिए। एक बार हार चोरी के इल्जाम लगाया उसने, और अब ये हरकत की घटिया। मुझे लगता है ये पॉल और उसकी बीवी की कोई औलाद नहीं होगी, क्योंकि जिससे अगर बच्चा होता ना रोजी को, तो उसे पता चलता कि माँ का दर्द क्या होता है। बच्चे के साथ इस तरह से हरकत नहीं की जाती। अगर खुद के बच्चे होते तो दर्द समझ में आता ना। इसलिए तो रोजी ये गंदी हरकत कर रही है। और आज तो मजा आ गया जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने, जब बंकू खाना लेकर जा रहा था तो वो खाना सूंघ रहे थे और वो कह रहे थे कि अनुपमा ने तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे घर के बाहर उन्होंने खाना बनाया है। और खा ले बोले, हर रोज तेरा ये सड़ा हुआ खाना भी बंकू कैसे बनाएगा, वो भी थक जाता है। तो नहीं खाते, मुझे नहीं खाना है। मुझे क्यों लग रहा है कि ये मेरा घर मेरा नहीं है, अनुपमा जी का, और मैं उनके घर में रह रहा हूँ। और वही बोलते बोलते फिर से डॉक्टर साहब ने उसके मुंह में निवाला डाल दिया। और आज तो देख भी लिया कि सावी जिस तरीके से खाना बनाती थी और जिसे अपना आइडियल और अपना गुरु मानती थी और अपनी इंस्पिरेशन समझती थी, वो और कोई नहीं है, जोशी बेन की रसोई है और हमारी अनुपमा जोशी है वो। क्योंकि जिस तरीके से उसने वो लिंक भी शेयर किया और वही सब्जी जो वो बना रही थी उसकी रेसिपी खुद अनुपमा के मुंह से सुनी, और तब बंकू ने भी आवाज पहचानी और डॉक्टर साहब ने भी आवाज पहचानी। बक्कू बंकू, तुमने नाम बिल्कुल सही लिया है, वो तुम्हारी अनु दीदी ही है। लेकिन अभी तक तुम लोगों को पता ही नहीं है कि जोशी बेन की रसोई अनुपमा जोशी की ही है। और अब तो दिग्विजय जी को भी लगा कि कहीं ये वही तो नहीं है, जोशी बेन यानी अनुपमा जोशी जी तो नहीं है जो मेरे घर पर है। और लो, मिल गया लीला, अपनी करनी का फल तुम्हें। पॉडकास्ट चला रही हो तो तमीज में तो रहती, किसी को इंटरव्यू में बुलाती हो और उसी के साथ बदतमीजी करोगी तो तुम्हें भी कोई जवाब देने वाला तो होगा ही। और अच्छा हुआ लीला के साथ, क्योंकि वो जो जिस तरीके से अक्कड़ दिखाती है, लोगों की बेइज्जती करती है, तो वो खुद भूल जाती है कि कभी कभार हम भी फंस सकते हैं। और ये गौतम खांदी और ये तुसु कुत्ते की दुम, ये कभी नहीं सुधर सकता। और तू सच में मंदिर का घंटा ही है तुसु, इसलिए सब लोग तुम्हें बजा के चले जाते हैं। और इस गौतम गांधी की नींद पूरी नहीं हुई लगता है। और आज तो सही बोला उसने तुसु के कि लोरी सुनाने के लिए तुम नहीं थे ना। मुझे सच में बहुत मजा आया आज। और आज अनुपमा ने सही कहा, ये इंडिया है, यहाँ हर जाति धर्म के सभी लोग रहते हैं मिलजुल कर। तो ये पॉल कौन होता है, किसी को सरगुंडा से निकालने वाला? है कौन तू? डॉन है बड़ा? एक मामूली सा गांव का गुंडा है तो खुद को तोप समझ रहा था। मजा आ गया आज तो, अनुपमा ने क्या धोया है उसे, उठा उठा के पटक पटक के मारा है। मजा आ गया लेकिन देखकर, क्योंकि हम अगर नारी की इज्जत नहीं कर सकते तो हमें इस दुनिया में रहने का भी अधिकार नहीं है। क्योंकि हमें पैदा करने वाली एक माँ ही है, वो भी एक औरत ही है। वो पॉल शायद भूल गया है और ये रोजी भी भूल गई है। अगला नंबर रोजी को भी सबक सिखाओ अनुपमा, बहुत हो गया उसकी भी मनमानी। पति गुंडा है तो खुद को क्या गुंडे की गुंडी समझ रही है? सच में। और ये गुंडे जो भेजे, वो तो खुद दिग्विजय के बेटे ने भेजे थे अपने बाप को
वो प्रॉपर्टी सावरी विला बेचने के लिए मजबूर कर रहा है। अब बारी दिग्विजय के बेटे की है सबक सिखाने की। अनुपमा का दूसरा टारगेट दिग्विजय का बेटा, और अब सावी कैफे खुलकर ही रहेगा। सही कहा उन्होंने कि कान खोल के सुन, मैं यहाँ किसी का हक मारने नहीं आई हूँ, खुद का हक। अपनी दोस्त की बेटी का पालन पोषण करने आई हूँ, उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। आज तो अनु के एक एक डायलॉग पर सीटी मारना और ताली बजाना भी बनता है। 100% सही कहा है। बहुत अच्छा लगा पॉल को अनुपमा। बिल्कुल करेक्ट कहा सुचि जी कि पॉल का कंचुम्बर निकाल दिया अनुपमा ने। कचुम्बर शब्द बड़ी देर बाद सुना मैंने, बहुत अच्छा है। और सही कहा आपने कि अब रोजी ने पंगा लिया है तो अब रोजी की बारी है। और बिल्कुल आपने करेक्ट कहा कि गौतम पार्ट 2 दिग्विजय का बेटा आने वाला है। बिल्कुल करेक्ट, बहुत अच्छा रिव्यू। और अंजू मिस्त्री, थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए, बड़े दिनों बाद भेजा आपने। और सही कहा आपने कि अनुपमा के अपने बच्चों ने कभी भी अनुपमा से कुछ नहीं सीखा। मतलब सही है आपका कहने का कि उसको आइडियल किसी ने नहीं माना, जबकि अनुपमा में अनगिनत गुण है, खास करके कुकिंग का, मगर सावी ने माना। सावी ने उसको अपनी गुरु माना। और सावी का ये वाला जो पार्ट है बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। और एक बात जरूर कहूंगी रावण के बारे में जो आपने कहा है, आई अंडरस्टैंड रील्स बनती है, बहुत सारी रील्स बनती है, मगर हर रील सही इंडिकेट नहीं करती है, क्योंकि रावण की वाइफ जो है रोजी तो नहीं हो सकती। पॉल रावण हो सकता है मगर रोजी वो नहीं हो सकती, क्योंकि रावण की वाइफ ने तो रावण को समझाया था, उसके साथ मिलकर सीता का अनादर नहीं किया था। तो ये थोड़ा सा है, बट एनीवेज अच्छी है। आपका रिव्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही है, थैंक यू सो मच। तो सुजाता जी आपने भी बिल्कुल करेक्ट कहा है कि जो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, यानी कि बाघ के बारे में आपने कहा है, उनके साथ ऐसा ही होता है। बाघ को फिल्टर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट कहा। इसीलिए बाघ का चैनल जो है, यानी कि ईशानी का चैनल बंद हो गया बाघ की वजह से। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। और ख्याति जी करेक्ट कहा आपने धुलाई वुमेन के बारे में, क्यों धुलाई वुमेन ने आखिर गोवा में भी धुलाई कर ही दी, और ये देख के बहुत मजा आया। बाकी रिव्यू भी आपका बहुत अच्छा था, बहुत मजे लिए आपने रिव्यू के, तो थैंक यू सो मच ख्याति जी। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। ना जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। अभी मुझे लगता है अरमान समझ चुका है अभिराखा का दर्द। जब खुद गुजरता है ना, तो दूसरों का दर्द भी कहीं ना कहीं समझ लेते हैं। बट काश पहले ही समझ लेता तो ये नौबत नहीं आता। 8 साल बर्बाद नहीं करता, पहले से 7 साल कर चुका है। उसने 15 साल बच्ची से अलग कर दिया है। अब भरपाई कर पाओगे? या विद्या भी कर सकती है। पहले ठीक थी, फिर उसके बाद दिमाग पूरा खराब हो गया है। उसने मायरों का अभिराज से खिलाफ कर दिया था। किस तरह के इंसान है, इंसान कहने के भी लायक नहीं है। क्या जब भगवान दिमाग बेच रहे थे, क्या वो सो गए थे क्या? अच्छा है, सब कुछ सबको तो मिलता है, लेकिन इसका भी वो सो गई अपनी इनसिक्योरिटी के लिए। अपनी इतना उसके अरमान नहीं रहेगा तो तेरे साथ, तो क्या आप बर्बाद करोगे? किस बात के लिए? कभी अभिरात माधव जी उससे अलग किया था? यह सोचा भी? जिंदगी में इतने उसने देखे कठिन दिन, क्या अभी भी एहसास नहीं है? तान्या सुधर गई, आर्यन, ये लोग खुश हैं कि दादी साहब नाटक किया था, इसकी वजह से अभिरा उग गई। ये तो देखो, अभी फिर से फेंकने की कोशिश करेगी। लेकिन अब अरमान को अभी उसको नथिंग डूइंग करना चाहिए, और मैरो को उसको एहसास करना पड़ेगा। ये वादा करने से पहले वो उसको पूछेगी और अभिरा हाँ कर देगी कि वो फिर से ये अनुपमा वहां पर शुरू, यहाँ पर अभिरा। ये तो ठीक नहीं है ना। पर इस बार नहीं होगा,
इस बार अरमान अभीरा को ही करेगा और वक्त रहने पर मायरा को भी थोड़ा समझ आएगी। कहीं ना कहीं मुक्ति ही वो बताएगी सच और एहसास होगी। मुझे लगता है जल्दी ही विद्या मेहर का एक साथ होगा, या मेहर पहले या विद्या पहले, कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, यही नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। कम से कम आज अरमान को अवीरा के दर्द का एहसास तो हुआ कि जब उसने कहा कि तुम तो आज इस आग में जले, मैं तो पिछले 8 साल से इस आग में जल रही हूँ। तो उसको एहसास हुआ कि हाँ, अभीरा किस दर्द से गुजर रही होगी हैं। और ये दर्द देने वाला भी तो अरमान ही है। अगर वो चलो उसने कस्टडी पेपर भेज दिए, उसने डिवोर्स पेपर भेज दिए, तो एक बार क्या अरमान को अभीरा से बैठ के बात नहीं करनी चाहिए थी कि भाई ऐसा अगर मैंने तुम्हें कुछ कह भी दिया या मैंने तुम्हारे पर इल्ज़ाम लगा भी दिया, तो क्या तुम्हें एक बार मुझसे आके बात नहीं करनी चाहिए थी? मतलब इस अरमान को ये कहना चाहिए था अभीरा से, या अरमान को जाके उससे एक बार तुम बात करनी चाहिए थी कि भाई क्या बात है, ऐसा क्यों किया है तुमने, पूछना तो चाहिए था। बस एक तरफ़ा फ़ैसला सुना दिया। पर आजकल जो है ना, हर घर में लगभग यही है कि अपने जो है डिसीजन दूसरों पे थोप दो, तो यही है। और विद्या तो भैया पता नहीं, अब उसके लिए तो हम क्या ही अब बोले। आड़े तिरछे मुंह बना के बोलती, आड़े तिरछे मुंह बना के तो वो वैसे ही बोलती है। और अब तो और भी गंदी लगने लगी है ये विद्या। इसने अभीरा का बैग पैक करके रखा है, और जैसे ही वो घर के अंदर आई है तो उसको बैग हाथ में भी नहीं दे रही है, उसके ऊपर फेंक के मारा है। मतलब इतना भैया एहसान फरामोश क्या होना कि तुम सब कुछ ही भूल जाओ। मतलब किसी चीज़ की कोई लिमिट तो होती है, या इसने तो हर लिमिट क्रॉस कर रखी है। इसके लिए अब कोई शब्द बच्चे ही नहीं है। और जब वो उसके पास दादी साहब की तरफ बढ़ी है, तो क्या कह रही है कि कितनी नफ़रत दिखाती है ये विद्या, हद से ज़्यादा। और वो जब उसके कह रही दादी साहब की तरफ बढ़ी है, तो वो उलट के उसके पास कैसे तमतमाती हुई जा रही है भैया, हद से ज़्यादा। ये तो उसने तो, मैं कह तो रही हूँ, अब मैं बार बार क्या ही बोलूँ कि लिमिट से भी ज़्यादा कोई न कुछ लिमिट होती होगी ना, वो भी क्रॉस कर चुकी है अब तो ये। और जब अभीरा दादी साहब की तरफ बढ़ी है, तो कैसे उसको ताना दे रही है, और कैसी बेशर्म है, और अंदर जा रही है। तो उसने बिल्कुल सख्त आवाज़ में उसको जवाब दिया है कि मैं सिर्फ दादी साहब का आशीर्वाद लेने जा रही हूँ, और जो है उसके बाद मैं चली जाऊँगी। अब तो दादी साहब भी ठीक हो गई, अब तो ये भी ठीक हो गई, अब तो सब कुछ हो गया। अब तो जो है ये दिशा के पेरेंट्स को तेरे और अरमान के तलाक के बारे में, अरे बाप रे, सच में विद्या जैसी औरत भगवान किसी घर में ना हो, किसी भी घर में ना हो, वो अच्छा है। जिस लड़की ने 7 साल तक इन लोगों का ध्यान रखा था, विद्या कावेरी बहुत सुधर गई है, अब आगे भी सुधरी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मतलब उस वक़्त तो इसको जो है अभी भी पलकों पे बिठा के रखना चाहिए था विद्या को, मतलब अभीरा को। तो जो है लेकिन ये तो उसने तो मेहर के साथ मिलकर जो प्लानिंग प्लॉटिंग, और मेहर का सच ये अच्छे से जानती है कि वो मर्डरर है, क्योंकि अभीरा ने और ये अभीरा एक नंबर की गधी थी कि इसने विद्या को ही ये सारा सच क्यों बताया। दादी साहब को बता सकती थी, अरमान को बता सकती थी मेहर का सच है, लेकिन इसने सिर्फ और विद्या के कहने में आ गई कि ये सच अरमान को नहीं पता चलना चाहिए। भैया सच में मतलब ये मतलब दिमाग से पैदल थी क्या अभीरा? लेकिन चलो कहते ना कि हम जो है अच्छाई में या भलमनसात में धोखा खा जाते, उसे क्या पता कि ये कुछ ऐसा भी साजिश रच सकती है। उस बेचारी ने तो विद्या को अपनी माँ समझ के, अपनी सास समझ के अपने सीक्रेट्स शेयर किए थे, और उसने उसी का फ़ायदा उठा के और इसके इन लोगों के बीच में जो दूरियां पैदा कर दी हैं। और जिस तरह से दादी साहब ने इसको अभीरा को रोकने के लिए जो नाटक किया, वो अच्छा था, जो हमें बाद में पता चला। और ये तान्या
क्या नाम है, आर्यन और दादी साका की मिली भगत थी। और उन्होंने कहा कि हम दवाई ले आए, बड़ी मुश्किल से पता चला वो तो आइसक्रीम लेके आया है। कह रहे, बड़ी टेस्टी दवाई है। दादी और जब फिर फ्लैशबैक में बताया कि वो तो उसकी बैग पैक कर रही है, कर हम उनको उसको रोकेंगे कैसे, कर हम रोकेंगे। और लेकिन जब वो ये तमतमाती हुई या उसको अभीरा की तरफ बढ़ी है, तो माधव जी ने आज फिर रोका है। अच्छा है, कम से कम कुछ तो एफर्ट्स कर रहे हैं। और जब वो उसको ये घर से जाने लगी, तो ये अरमान क्या बुत बना हुआ क्यों देख रहा था? मुझे ये समझ में नहीं आया। अरे अगर तुम्हें उसको रोकना है तो आगे बढ़ के रोको ना। ये मतलब ये क्या ये इंतज़ार कर रहे हो कि कोई ऊपर से भगवान आएंगे कि अभीरा को रोकने के लिए, कि अभीरा रुक जाओ, तब अभीरा रुक जाएगी। और जो रिकेप दिखाया है अब ये तो समझ में आ रहा है कि ये मायरा जो है मेहर को अब इसकी ज़िंदगी में लाना चाहती है, और जो कि कहीं से भी सही नहीं है। और आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा ये रिश्ता का, सच में अरमान बहुत ही टूट गया है। और आज अरमान कह रहा है कि मुझे मेरी बेटी के पास लेकर आओ, मेरी बेटी मेरे पास लेकर आओ। और वो खुद को ही नहीं संभाल पा रहा है, इसलिए अबीरा ने उसे गले लगाया। और तब वो कहती कि इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ऐसा लगता है कि हम तेजाब में डूबे हैं और ये फीलिंग से बाहर कोई निकल नहीं सकता, जैसे मैं भी नहीं निकल पाई। वो भी आज भी मैं उसी तेजाब में तैर रही हूँ। तो ये बात तो सही है ना। आज जाकर अरमान को पता चला कि उससे आज एक बार उसकी बेटी ने झगड़ा क्या किया, तो आज वो उसे हैंडल नहीं कर पाया। और इतने साल, 8 साल से वो अबीरा यही सिचुएशन से डील कर रही है। उसका क्या, राज कह रहा है कि मुझे आज ही ये, आज मेरा तो पहला कदम था, लेकिन तुम तो 7-8 साल से उसी में जल रही हो, तो तुम्हारा तो बहुत ज्यादा बड़ा दुख है। आज उसे अबीरा की सिचुएशन समझ में आई, लेकिन कितनी आई? क्या इसका कोई असर भी होगा अरमान पर? लगता तो नहीं कि होगा, क्योंकि होता तो आज तो अबीरा खुद ही ये घर से वापस जाना चाहते थे, क्योंकि वो सिर्फ सामान लेने आई थी। लेकिन ये विद्या सच में कैसी औरत है, मुझे समझ में नहीं आता इसके लिए क्या बोले, क्योंकि सारे वर्ड खत्म हो गए इस औरत के लिए। इसका कमीनापन बोलो या घटियापन बोलो, अभी तक जा ही नहीं रहा है। जिस तरीके से उसने अभिराव के ऊपर वो बैग फेंक के मारा है, सच में घटियापन की हद है। और ये कावेरी जी को जब अब सब ठीक हो गया, तो क्यों वो पहली वाली कावेरी जी नहीं बन रही है? क्यों दादी सा इतना चुप रह रही है, वही समझ में नहीं आता है। और अब फिर से एक और नाटक अबीरा को रोकने के लिए। सच में मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हर बार अबीरा की इस घर में बेइज्जती करने के लिए लेकर आते हैं क्या? कावेरी जी को ये नहीं दिख रहा कि हर कोई उसकी बेइज्जती कर रहा है, फिर भी उसे इसी घर में, इस दलदल में रखना चाहती है? क्यों? आज जब दिशा भी आई, दिशा के साथ सबने टाइम स्पेंड किया, और फिर उसे घर छोड़ने के लिए गया आर्यन, उसे कुछ गिफ्ट दिया शायद, सब लोग खुश है। लेकिन किसी को भी अरमान, अबीरा या फिर मायरा की नहीं पड़ी है। अबीरा के तो छोड़ ही दो, अबीरा की तो उनकी लाइफ में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, कि वो जिए या मरे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कम से कम अपने बेटे का ही ख्याल कर लेती। और बेटे का मुंह में दही जमा है क्या कि उसकी माँ उसके साथ इस तरीके से बदतमीजी कर रही है, ऐसी हरकतें कर रही है, और वो चुपचाप तमाशा देखता है और कुछ नहीं करता। रास्ता मेरा जा ही रही थी, उसने कहा भी कि मैं अपना सामान लेने ही जा रही थी, और मैं यहाँ से भी जा रही हूँ, कि अब नाटक की जरूरत नहीं ना। दिशा के घर वालों को भी पता चल गया, और दादी भी अब ठीक है। तो दादी ठीक किसकी वजह से हुई?
विद्या तुम लोगों की वजह से ठीक हुई कि अबीरा की वजह से ठीक हुई? लेकिन दादी अबीरा को जाने नहीं दे रही, जिसकी वजह से उन्होंने गिरने का नाटक किया और उसमें उनका साथ दिया आर्यन और तानिया ने। सच में अब तानिया बहुत अच्छी है, दिल जीत रही है वो, कि वो भी नहीं चाहती कि अबीरा इस घर से जाए और अरमान और अबीरा एक हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आर्यन भी जानता है और तानिया भी जानती है, जिसकी वजह से वो दादी साहब का साथ दे रही है। और जिस तरीके से दोनों कमरे में भी आए और उनको जगाए कि आप दवा ले लीजिए, हम दोनों हैं, कोई नहीं है, अब आप नाटक बंद कर सकती है। सच में बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से डॉक्टर भी आए और बोला कि अब वो उनका हार्ट कमजोर हो चुका है, अब उन्हें कोई भी स्ट्रेस मत दीजिए, जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। ये सारे प्लानिंग दादी साहब की बहुत अच्छी लगी मुझे। और यहाँ पे मायरा पता नहीं किससे बात कर रही है, ये मेहर से ही बात कर रही होगी शायद, पक्का। और ये उसे उल्टी पट्टी पढ़ाएगी और ये फिर से वही दोहराया जाएगा कि आप सगाई कर लो, मायर से शादी कर लो, मेरी मम्मी बना लो। ये तो हम अब बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, बहुत हो गया। एक छोटी सी बच्ची को इतना नफरत करते हुए देखना और दिखाना गलत है। मायरा को कोई बात समझनी नहीं और उसके अंदर ये जहर विद्या ने ही भरा है और इस मेहर ने। और आज जब वो बारिश में भीगने वाला सीन था और जब जो तेजा वाली बात अबीरा ने कही, उस वक्त अरमान को वो सारी बातें याद आई कि उसने अबीरा के साथ क्या किया है। जिस तरीके से अब मायरा ने उसे धक्का दिया और उसने भी उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया, फेंका, वो गिर गई उसके साथ। और उसने सही कहा, आज तो उसके दिल का गुबार निकला है अबीरा के, कि शायद अगर उस आग लगाई हुई आग में मैं जल के मर जाती तो शायद ये जलन तो कुछ नहीं, अगर उस दिन मर जाती तो शायद आज वो तकलीफ ही नहीं होती। आखिर ये दोनों ढंग से बात क्यों नहीं करते शांति से कि तुमने कस्टडी पेपर क्यों भेजे? कम से कम एक बार तो शांति से बैठ के बात करो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो अपने आप ही सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि ना गलती तुम्हारी है ना अबीरा की है। जो सारा रायता फैला है, जो कुछ गलतफहमी पैदा की है, वो तुम्हारी माँ ने की है। और अब ये सच बहुत जल्दी बाहर आना चाहिए। बहुत हो गया, एक ही सीन को लंबा खींचते खींचते जा रहे हैं, वही सब कुछ पुराना चल रहा है। और आज अच्छा किया माधव जी ने विद्या को रोक दिया। माधव जी, आप सच में इंस्पेक्टर थे क्या? आपके बीवी पर कोई जोर नहीं चलता? जो आया वो मनमानी करती है आपकी बीवी? कुछ तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए कि सिर्फ अबीरा की इंसल्ट ही देखनी है आपको। बाय गाइस, गुड नाइट। सही कहा सुचि जी आपने विद्या के बारे में कि इनसिक्योरिटी में बिल्कुल करेक्ट वर्ड है, इनसिक्योरिटी, कि मेरा बेटा पता नहीं क्या हो जाएगा, अरमान को अबीरा के साथ रहने से पता नहीं क्या हो जाएगा, मायरा को क्या हो जाएगा। इसी में वो बर्बाद कर रही है अपने परिवार को, खास करके अपने ही बेटे को। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। और सुजाता जी बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात कि अरमान ने एक तरफ फैसला सुना दिया। ये अरमान की गलती थी जिसका साथ शायद उसको अभी हो रहा है। कितनी देर तक रहता है वो बात बिल्कुल आपने सही कही है। और बिल्कुल जो आपने स्टेटमेंट दी है, इसमें जो आपने पिक्चर दिखाई है हम लोगों को, कि अगर अरमान उसके पास चला जाता और पूछ लेता कि तुमने मुझे कस्टडी पेपर्स क्यों भेजे, इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, चलो मैंने बोल दिया, मैंने धक्का दे दिया, मुझे क्यों भेजे। तो ऐसा नहीं हुआ। और आगे भी आपने सही कहा कि आजकल यही चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है सुजाता जी क्योंकि ईगो प्यार से बड़ी हो गई है। तूने मुझे बोला, मैं अब तुझे बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो वाली ईगो। तो इसके चक्कर में घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया ही अच्छा रिव्यू आपका। और ख्याति जी करेक्ट कहा आपने कि आज अरमान को पता चला कि अब हीरा को कितना दर्द है। बिल्कुल सही कहा। जब खुद को चोट लगती है तो एहसास होता है कि दूसरे को यही चोट लगी थी तो उसको कितना दर्द हुआ होगा। चलो, देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू सो मच ख्याति जी। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्यूकी की तरफ। जी, मैं सोच रही क्योंकि 7 सीजन 2 के लिए मैंने अच्छा सरप्राइज दे दिया
तुलसी को कि गोमसी उसके परिवार आ गए और ये मिताली कैसे बिना प्रिपेयर हुए आई है। गोमसी तो फाड़ दिया था, अच्छे से पेश कर दिया था अपनी दलीलें को, और उसको मुंह भी खुलने के मौका नहीं मिला। ये नोएना बार बार रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर रही है। अगर वाकई करना चाहती थी तो चुपके से यूएस चल जाती, साथ में मिताली को भी लेके जाती, और करती तो हॉस्पिटल मीटिंग करती। फिर सिर्फ तुलसी को क्या है, वो पहले से पता चल दिया था कि तुलसी यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रही है, इसलिए यहाँ पर आ रही है। इतने भयानक बीमारी को देखो, किसी को भी ये बीमारी नहीं होना चाहिए। छोटा मोटा बीमारी वो हमेशा होता ही रहता है, चाहे या ना चाहे, लेकिन कैंसर बड़ी बीमारी होती है, और खास करके ब्लड कैंसर इवन बड़ी बीमारी होती है। मेरे ख्याल से वो इमोशनल मैनिपुलेट कर रही है पूरी तरह से, और उसकी ये तो उसके पाल मालूम है कि जितने भी बुरे इंसान को ये बीमारी हो जाए, ये तो विश्वास करेगा ही करेगा। ये कुछ तो झोल है, नहीं तो ये क्यों प्रस्ताव रखती है। उसको पता है मिहिर मानेगा नहीं। सीधे टू कॉमन चीज है, नोएना और तुलसी दोनों करके ही उसके बाद बोलते हैं। बट बहुत बड़ा फर्क है, फर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मैंने नोटिस किया था। पर ये भूल गई है कि तुलसी ठाकुर जी की बड़ी भक्त है, तो वो खुद ही दिखा दें कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और जो कान्हा जी और ठाकुर जी उसके साथ हैं, नोएना क्या, कोई भी उसको छू नहीं सकते। तुलसी सिर्फ इसलिए करे कि वो किरदार ही ऐसे है कि वो बहुत अच्छी इंसान है, और एक एक मौत से वो सिर्फ मौत से करीब है, तो इससे उसे आखिर इच्छा पूर्ण करनी चाहिए, कितना भी बुरा इंसान हो। और ये भी मान दिया कि अकेला नोएना सिर्फ नहीं, अनजाने में से ही उसने तुलसी पर पूरा विश्वास नहीं किया था। वो सबसे बड़ी गलती थी मिहिर का, और उसने भरपाई की जो उसने की नहीं, पर तुलसी पर विश्वास करना चाहिए था ना। खैर अभी बात की बात है, लेकिन ये नहीं होगा। तुलसी उसको ये पूरा प्लान सब उसके एक वंस एंड फॉर ऑल वो नोएना घर से निकाल ही देगी पूरी की तरह। जो भी है वो भी खो जाएगी वो नोएना, ना यह घर की रहे, वैसे भी ना घर की या घर की। ये फ्रॉड करिए, बहुत घटिया करिए, वेरी क्रूअल। इस तरह की इमोशनल मैनिपुलेशन, वो भी इस तरह की भयानक बीमारी से, कभी भी इस तरह की बीमारी से और एनी टाइप ऑफ आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और किसी पर इतना बड़ा इमोशनल मैनिपुलेशन, इमोशन खेल खेल रहे हैं, उसके एहसास को साथ खेल रहे हैं, बहुत गुनाह की बात होती है। उसे कोई माफ़ी नहीं मिलना चाहिए। इस तरह के इंसान कभी भी जेल से बाहर आने ही नहीं चाहिए। और ये तो खुद ही करेगी,
और डॉक्टर साहब वो और छानबीन करेंगी, क्योंकि उसके पता चलेगा ये ये खून कैसा, सी इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन भी हो सकता है, या एलर्जी भी हो सकता है। कभी ड्राइनेस की वजह से जो वो भी नाक से भी खून आता है। मेरे कभी भी मेरे पर छोटी उम्र के पहले से होता था, अब नहीं है, लेकिन कुछ तो जोल है, देखते हैं। बट इट सीम्स वो डॉक्टर से फ़ायदा उठा रही है कि वो उसको भयानक बीमारी कहने के लिए और ये सब भी दिखा रही है, और सूचू को पता नहीं है। पर तुलसी को बाद में पता चल ही जाता है कि डॉक्टर ने कहा है कि उसको कुछ नहीं है, बस थकावट की वजह से। लेकिन वो ऐसे ही मैनिपुलेट कर, क्योंकि उसको पता ये खेल बाहर आएगा तो धक्के मार से निकल जाएगी, तो अभी यही रास्ता है। अगर नहीं तो क्यों चुपचाप चली जाती, वहाँ से भी अब पेपर साइन करके कर सकते हैं, हो सकता है, इसमें आने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कुछ बड़ा खेल है, पर तुलसी करेगी, देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए एपिसोड देखा अच्छा था। ये तो हम कह ही रहे थे कि टिम्सी की कस्टडी अब जो है ऋतिक को मिलेगी, क्योंकि मिताली ने कौन सा अपनी माँ का फ़र्ज़ अदा किया है। टिम्सी गिर जाए, उसको चोट लग जाए, वो स्कूल में छूट जाए, कुछ भी हो जाए टिम्सी के साथ, पर मिताली को कहाँ, उसको तो सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है बस। इसलिए वो ऋतिक से और मुन्नी से, क्योंकि ऋतिक ने मुन्नी से शादी कर ली, इसलिए उसकी ईगो हर्ट हो गई, और इसलिए वो इन दोनों को तड़पाने के लिए, इन लोगों से बदला लेने के लिए इसने ये केस किया था, और खुद हार गई। जबकि पहले ही इसकी कस्टडी टिम्सी की ऋतिक के पास थी, और अब तो जो है इसने, जज ने जो बोला है कि अब तो ये निर्भर करता है कि ये कब मिलेगी और कितनी देर मिलेगी, और ये ऋतिक की मौजूदगी में ही मिलेगी। अब ना तो ये टिम्सी के पास जा सकती है, ना ये कुछ कर सकती है। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा हवा में उड़ते हैं ना, वो फिर एक ना एक दिन मुंह के बल गिरते ज़रूर हैं। और उसके मिहिर के पास किसी का फ़ोन आया है, तो कहा कि घर चलो, घर पे कोई सरप्राइज़ है। अब ये देखना है कि अभी किसी को पता नहीं है कि क्या सरप्राइज़ है। पता चला वहाँ पे दामिनी और नकुल आए हुए हैं, पर ये दामिनी पहले तो बहुत पॉजिटिव थी, और तुलसी का सपोर्ट सिस्टम थी, तो ये अब अचानक से एकदम से ये नेगेटिव कैसे हो गई, ये मेरी अभी भी समझ में नहीं आया। अभी फिर ये अपनी पॉजिटिव उस पर आ रही है, और वो कह रही है कि हम लोग बहुत अकेले रह लिए, और ये कर लिया, वो हो गया, अब हम साथ में रहना चाहते हैं। और जो है हमें जो भी कहा था कि मैं 2-3 दिन के लिए उसको बेंगलोर जाना पड़ेगा, वहाँ से सब कुछ रैप अप करने के लिए। अब तुलसी भी जो है घर आ गई है, और तुलसी दामिनी और नकुल को देख के बहुत खुश है, और स्टोर से कुछ सामान निकाल रही है, कुछ जो, क्योंकि नैना ने अपने हिसाब से घर में चेंजेस कर दिए थे, क्योंकि उसे तो ये पूरी उम्मीद थी कि मैं तो अब जो है इस घर की मालकिन बन के ही रहूँगी। पर उसको ये नहीं पता कि अगर जो उसने साजिश की है, जो कि मतलब अगर नहीं कहने मतलब सॉरी, तो जो उसने साजिश की है वो कभी मेरे के सामने खुल भी सकती है, और कभी उसका सच कभी सामने आ भी सकता है। कहते हैं ना कि सच्चाई कहीं 7 तालों में भी बंद हो, या कहीं पाताल में भी अगर छुपी हो, तो भी वो अपना कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। कितना भी कुछ कोशिश कर लो, सामने आ ही जाएगी। और वो स्टोर में से कुछ सामान निकाल रही है, तो वो उसकी कान्हा जी की तस्वीरें देख के उसको जो नैना का सब कुछ याद आया है, और उसके हाथ में जो शायद कुछ गिलास था, जाने क्या था, वो उसके हाथ में टूट गया है, या मतलब उसको गुस्सा आया है, तो उसने एकदम से जो, तो मतलब टूट गया, उसके हाथ में चोट लग गई है। वो वहाँ पे तो उसको नैना दिखी है, उसने डॉक्टर से पूछा है,
उसके बाद उसने ये सुचू से पूछा है, तो मुझसे बात कर लेती, मुझसे पूछ लेती। अरे भैया, अगर तुम तो जो कहते हैं ना कि अगर मरने वाला होता है वो अपने जो है सुकून के पल जीना चाहता है, वो किसी की ज़िंदगी नहीं बर्बाद करता। कि तुम मतलब तुम मिहिर की पत्नी बनना चाहती हो, हमने मान लिया, तुम्हारी इच्छा ये थी, मान लिया हमने। अब तो उसका पीछा छोड़ दो, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। और जबकि मिहिर तो ये क्लियरली मतलब लाउड एंड क्लियर कह चुका है कि मेरी ज़िंदगी में तुलसी के अलावा कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता। उसके बाद भी तुम उसकी ज़िंदगी में घुसना चाहती हो? क्या फिर से अपनी बेइज्जती कराने का इरादा है? इधर फैक्ट्री में वो मैनेजर अपना जो है काम करने में लगा हुआ है, और इसने भीखू दादा ने उसको नंदू को भेज दिया है वहाँ पे। जिन रंगों से वो चिढ़ता था, वो उसको वही रंग लगाने पड़ रहे हैं, ये गुलाल वगैरह जो है। और खैर वो अभी भेस बदल के चला गया है, मतलब अपना मुँह छुपा के चला गया है। भेस तो नहीं बदला, लेकिन मुँह छुपा के। लेकिन वहाँ पे उसको ये पता चल गया है, कुछ लोग उसका कंसाइनमेंट में से कुछ डिब्बे, और कुछ कुछ किसी ने उसके सिर पे वार किया था, जिसकी वजह से ये बेहोश हो रहा। और इधर वृंदा और ये अंगद बात कर रहे हैं कि हम लोग जो है इस उसमें फैक्ट्री तो जा नहीं सकते। तो ये जो है वृंदा को आइडिया आ गया इससे कि हम झांकी को फैक्ट्री लेके चलते हैं। और सब लोग वहाँ पहुँच गए, और आज इसका ये मैनेजर का जो प्लान है ये फ्लॉप हो गया। और अभी आगे देखो, अभी लेकिन आज मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये अंगद भारती को देखकर ये क्या इशारे कर रहा था और क्यों कर रहा था। ये मेरे समझ के बाहर है। कोई किसी को समझ में आया हो तो प्लीज़ आप मुझे बता देना। अभी तो क्योंकि ये नंदू ने उनके चेहरे देखे नहीं है, इसलिए मैनेजर और उसकी गैंग बच गए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब मैनेजर और उसके ये जो साथी हैं, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो प्रीकैप दिखाया गया है कि मिहिर को वो शायद कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, ये क्या करने की कोशिश कर रही है तुलसी, पर ये अगर इसको शादी करने के लिए मनाती है तो ये बहुत गलत होगा। आज के लिए भी अभी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा क्योंकि का जिस तरीके से तुलसी की एंट्री हुई, उससे पहले सब लोग खुश हैं क्योंकि गौतम ने ऋतिक को अपनी बेटी की कस्टडी दिलवा दी, वो भी पूरी। और ऊपर से ये भी जज ने कहा कि अब ऋतिक तय करेगा कि उसे मिताली से अपनी बेटी को मिलने देना है या नहीं। ये सारे फैसले भी उसी को दे दिए गए। अब चाहे तो ऋतिक अपनी बेटी को मिताली को एक दिन भी मिलने ना दे। और क्यों मिलने दे, क्यों फिर से वही गलती दोहरानी? क्योंकि मिताली एक ऐसी घायल शेरनी है जो कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो ऐसी लड़की को वो चांस देना ही क्यों? और अच्छा भी लगा क्योंकि फैसला अच्छा था। और जिस तरीके से गमसी ने केस लड़ा वो भी बहुत अच्छा था। जिस तरीके से मिहिर ने भी उसकी तारीफ की, क्योंकि वही कर सकता था। अगर इसकी जगह अगर हेमंत होता तो वो भी वही करता, लेकिन हेमंत से भी ज्यादा कैपेबल मैं गमसी को मानूंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करता है केस को। हेमंत भी करता है, लेकिन परी के टाइम पे भी देखा था कि वो कुछ प्रूफ नहीं ला पाया, जबकि गौतम सारे प्रूफ एविडेंस लाकर रखती है। और यहाँ पे उसी को सरप्राइज देने के लिए मिहिर ने अपने पोते नकुल और दामिनी अपनी बहू को बुला लिया कि तुम्हारे लिए सरप्राइज था। और अब दामिनी और नकुल दोनों ने ही समझाया कि अब हमारे घर वापस आ जाते हैं, बहुत रह लिए अकेले, अब नहीं। और सभी लोग खुश है दामिनी और नकुल के आने से। और गौतम भी आखिर मान ही गया यहाँ रहने के लिए, शांति निकेतन वापस आने के लिए। सिर्फ उनको 2-3 दिन तक वहां जाना पड़ेगा, सब कुछ रैप अप करने के लिए। जो दामिनी ने भी कहा, जब तुलसी आई मीर की फिर से शरारतें चालू, उसे आरती करने के लिए खड़ा हो गया। कहते ये फिर से
अब क्या मैं दूसरी बार इस घर में गृह प्रवेश कर रही हूँ जो मेरी आरती उतार रहे हो? नहीं, तुमने काम ही वही किया है। काश मैं ये भी कर सकता। और भी कुछ बोला था मिहिर ने तुलसी को जब वो घर आई तब। सच में इन दोनों की नोक-झोंक देखकर मजा आया। जब तुलसी रहती है तो मजा आता है देखने में, क्योंकि मीर का जिस तरीके से तुलसी को छेड़ना बहुत ही क्यूट लगता है एंड ब्यूटीफुल। और यहाँ पे उसने कहा तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तो कौन सा सरप्राइज? अब सरप्राइज है तो सरप्राइज है। तब अ, इसने शोभा ने भी कहा मम्मी आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है और स्पेशल सरप्राइज है ये तो वो पूछती है और बाद में दामिनी और नकुल आते हैं। तुलसी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो यही तो चाहती थी ना कि उसकी फैमिली एक ही छत के नीचे सभी मिलजुल कर रहे और गोमजी और दामिनी और उसका पोता नकुल तीनों वापस आ जाए। तो पूछती है गौतम का है, तब वो कहते हैं एक अर्जेंट कॉल आया तो 2-3 घंटे के लिए बाहर गए, वरना हम सब आपके स्वागत के लिए खड़े थे और आपका इंतजार कर रहे थे। और तुलसी ने भी जो पेपर शांति निकेतन का जो घर है वो छुड़वा कर लाई, उसके पेपर उसने भगवान के चरणों के नीचे रख दिए और उसने कहा कि अब मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी, सबकी पसंद का और मेरे हाथ का। जब वो लोग बाहर का खाना ऑर्डर करने वाले थे तब, और इसलिए वो लोग स्टोर रूम में जाते हैं तो वहां पे वो सारी पेंटिंग दिखती है जो नोइना ने खरीदी थी मिहिर के लिए, और उसी गुस्से में उसने अपने हाथ से वो ग्लास तोड़ दिया तो उसके हाथ में चोट लगी और वो हॉस्पिटल जाती है। तो उसने कह दिया कि किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, जबकि महाराज जी बताने जा रहे थे मिहिर को, लेकिन तुलसी ने रोक दिया और वो वहां गई तो नोइना को देखा और उसे देखा तो उसने जो खांसी आ रही थी उसकी वजह से वो खून देख लिया और तब ये सोचो कहते हैं कि मेरी बहन 2-3 महीने की ही मेहमान है, कैंसर है। सच में तुम्हारी बहन को कैंसर है? क्योंकि अगर जो इंसान मरने वाला होता है वो दूसरे की जिंदगी संवारता है, उसकी जिंदगी फिर से खराब नहीं करता। जो तुम्हारी बहन की ये जो शर्त रखी है ना कि मरने से पहले मैं मिहिर की सुहागन होकर मरना चाहती हूँ, ये नहीं बोलती बल्कि ये कहती कि मैंने गलती की थी, मैंने तुम दोनों को दूर किया था, तो मैं ही अब तुम दोनों को मिलाऊंगी और तुम दोनों की मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ और शादी कर लो। ये नोइना का कहना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये तो खुद ही शादी करना चाहती है। मुझे भी अब तो लगता है कि इसका सिर्फ नाटक है, ढोंग है, लेकिन वो भूल गई है कि उसका पाला तुलसी से पड़ा है। तो जब तुलसी अपने पे आती है ना तो फिर सबके छक्के छुड़ाती है। और तुम्हें भी तुलसी का स्वाद तो चखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि न्यू प्रोमो आया है जिसमें तुलसी कहती है जो मिहिर और उसके दोनों की शादी की कार्ड छपे और वो कहती है कि मैं तुम्हें स्पेशल गिफ्ट दूंगी, मैं पत्नी धर्म निभाऊंगी। तो अब देखते हैं कि तुलसी क्या कहती है, क्योंकि तुलसी ने जिस तरीके से कल इंक्वायरी की, डॉक्टर को सब कुछ पूछा, तो उसने कहा कि और कुछ पूछना बाकी है। पीछे से नोइना आती है। सच में ये नोइना गेम ही खेल रही है, क्योंकि इनके खून में ही घटियापन लिखा है। तो ये कभी अच्छा काम कैसे करेंगे? अगर अच्छा काम करना होता तो वो मिहिर का घर ही नहीं तोड़ती, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम किसी से प्यार करते हैं तो वो हमारा काम मजबूरी है, हम पे एक तरफा प्यार करते हैं, लेकिन उसके लिए सामने वाले को मजबूर करना या छीनना वो गलत है। प्यार समर्पण की भावना होती है, छीनना नहीं होती है। और ये बात नोइना कभी नहीं समझ पाएगी। और यहाँ पे राम और सीता माता बनकर बैठे हैं दोनों, अंगद वृंदा, और यहाँ पे वो मैनेजर चोरी कर रहा है। चलो, भीखू भैया को तो भी डाउट है कि मैनेजमेंट कुछ तो, वो आज क्यों ऑफिस जा रहा है, कुछ तो है, इसलिए वो नंदू को भेजता है। तो नंदू भी रंग गुलाल। करेक्ट कहा आपने सुजी जी कि अगर नोइना को वाकई में पछतावा ही करना था तो वहां से चली जाती चुपचाप, साथ में अपनी इस मिताली को और सुच्चू को भी ले जाती।
मगर पछतावा नहीं करना ना, करना तो कुछ और है। तो ये चीज है। और बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी और सुजाता जी। करेक्ट कहा आपने कि जो लोग बहुत हवा में उड़ते हैं, यानी मिताली के बारे में कहा है आपने कि वो मुंह के बल गिरते हैं। गिरना ही था, क्योंकि मिताली ने इतना ज्यादा दूसरों को नीचे समझा, खुद को ऊपर समझा कि भूल ही गई कि नीचे गिरूंगी तो जमीन, और ऊपर से जितनी ऊपर से गिरूंगी उतनी चोट लगेगी। तो बढ़िया रिव्यू आपका। और ख्याति जी करेक्ट है आपका रिव्यू, बहुत मजेदार रिव्यू आपका, बहुत ही खुश है आप इस रिव्यू से और हंसी आपकी रुक नहीं रही है। बस एक ही बात कहूंगी जिसको सुन के मुझे बड़ी हंसी है कि आपने मिताली को घायल शेरनी कह दिया। शेरनी और मिताली ना 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 लोमड़ी कहना था, घायल लोमड़ी। तो ये थोड़ा सा बीच में है तड़का, बट बाकी रिव्यू आपका बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.